कहानी की शुरुआत साल 2028 से होती है। उस समय लॉस एंजलिस में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। सरकार द्वारा पानी को प्राइवेट किए जाने के बाद पूरे शहर में भयंकर दंगे भड़क उठे थे। सड़कों पर आग लगी थी, हर तरफ लूटपाट मची हुई थी और पुलिस किसी तरह हालात संभालने की कोशिश कर रही थी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाने के लिए दो प्रोफेशनल क्रिमिनल भाई सैम और मैक्स अपने साथियों रॉय और टॉमी के साथ मिलकर एक बैंक लूटने पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। बैंक के कर्मचारियों के पास खुद ही वॉल्ट खोलने का एक्सेस नहीं था, यानी बैंक लूटने का उनका पूरा प्लान वहीं फेल हो जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तभी सैम के दिमाग में एक नई तरकीब आती है। उसे समझ आ जाता है कि दंगों की वजह से शहर के अमीर लोग अपना कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्मचारियों को बैंक भेज रहे हैं। इसलिए बैंक लूटने की बजाय अगर उन्हीं लोगों को लूट लिया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। बस फिर क्या था, चारों ने अपना प्लान बदल दिया और बैंक आने वाले अमीर ग्राहकों के कर्मचारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मैक्स एक आदमी की जेब से बेहद कीमती दिखने वाला एक पेन चुरा लेता है। वह आदमी उसे चेतावनी भी देता है कि यह चीज चुराकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैक्स उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। लूट के बाद वहां से भागने के लिए वे लोग एक दीवार में धमाका कर देते हैं ताकि पीछे की गली से आसानी से निकल सकें, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और चारों तरफ से उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर देती है। इस भीषण गोलीबारी में टॉमी मौके पर ही मारा जाता है, जबकि रॉय और मैक्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा गंभीर हालत मैक्स की थी। सैम किसी तरह अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उसने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट के सहारे ज्यादातर गोलियां खुद झेल ली, जिसकी वजह से मैक्स की जान बच जाती है। अब उनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी, इसलिए सैम तुरंत होटल आर्टिमिस में कॉल करता है। ये कोई आम होटल नहीं था, बल्कि एक बेहद गुप्त हॉस्पिटल था जहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स का इलाज किया जाता था। इस होटल को एक रहस्यमयी नर्स चलाती थी, जिसका असली नाम आज तक कोई नहीं जान पाया। मेडिकल साइंस में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसे खुली जगहों का इतना खौफ था कि पिछले 20 सालों से उसने होटल के बाहर कदम तक नहीं रखा था। सैम से बात करने के बाद नर्स उसे बताती है कि होटल में उनके लिए कमरे खाली हैं। इसके बाद वह कुछ पल अपने बेटे की तस्वीर को चुपचाप देखती है, फिर अपने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए नए मरीजों के लिए कमरे तैयार करने में जुट जाती है। उसी समय होटल में दो और खतरनाक क्रिमिनल पहले से ठहरे हुए थे। दोनों को उनके असली नाम से नहीं, बल्कि नर्स द्वारा दिए गए कोड नेम से बुलाया जाता था। इनमें पहली थी नाइस, जो एक इंटरनेशनल असैसिन थी, जबकि दूसरा था बिली, जो एक बेहद बदतमीज और खतरनाक आर्म्स डीलर था। ये होटल दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस था। नर्स अपने टैबलेट की मदद से होटल में मौजूद हर गेस्ट की लोकेशन पर नजर रखती थी, ताकि कोई भी होटल के नियमों का उल्लंघन न कर सके। वहाँ इलाज करवाने के लिए कुछ बेहद सख्त नियम बनाए गए थे। किसी दूसरे गेस्ट पर हमला नहीं करना, होटल के अंदर कोई फोटो या वीडियो नहीं बनाना, कोई हथियार साथ लेकर अंदर नहीं आना और सबसे जरूरी मेंबरशिप की फीस पहले से जमा करना। कुछ ही देर बाद सैम और मैक्स जैसे तैसे पुलिस से बचते हुए होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन नर्स उन्हें तुरंत अंदर आने की इजाजत नहीं देती। पहले वह उन्हें सिक्योरिटी गेट के पीछे ही रोकती है, ताकि सभी नियमों की जांच पूरी की जा सके। सबसे पहले रॉय को अपना हथियार बाहर जमा करना पड़ता है। इसके बाद उनकी कलाई पर लगी मेंबरशिप चिप को स्कैन किया जाता है, लेकिन यहाँ एक नई समस्या सामने आ जाती है। स्कैनिंग में सिर्फ सैम और मैक्स की मेंबरशिप वैलिड निकलती है, जबकि रॉय की चिप नकली साबित होती है। जैसे ही उसे अंदर आने से रोका जाता है, रॉय अपना आपा खो बैठता है और सैम पर हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख नर्स तुरंत अपने निजी सिक्योरिटी गार्ड एवरेस्ट को बुलाती है। एवरेस्ट बिना ज्यादा मेहनत किए रॉय को काबू में कर लेता है और एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उसे होटल से बाहर ले जाया जाता है। अब होटल के नियमों के मुताबिक दोनों भाइयों को नए कोड नेम दिए जाते हैं। इसके बाद नर्स उन्हें इलाज के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाती है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सैम मैक्स के पास रखा वही कीमती पेन अपने पास रख लेता है। फिर नर्स एक एडवांस रोबोटिक आर्म की मदद से मैक्स का ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक पूरे होटल की बिजली चली जाती है। लेकिन नर्स बिल्कुल नहीं घबराती, क्योंकि इस होटल का अपना बैकअप जनरेटर था। जैसे ही वह उसे चालू करने का आदेश देती है, कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत की बिजली वापस आ जाती है। अब वह बिना समय गंवाए एडवांस 3D बायो प्रिंटर की मदद से मैक्स के लिए नया लिवर तैयार करना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ एवरेस्ट बेहोश रॉय को शहर के एक पुल के नीचे छोड़ देता है। तभी नर्स का फोन आता है। वह एवरेस्ट से कहती है कि वापस लौटते समय जनरेटर भी चेक कर लेना, ताकि दोबारा कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसी पल का फायदा उठाकर रॉय अचानक पीछे से एवरेस्ट पर टूट पड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। हालांकि एवरेस्ट कोई आम आदमी नहीं था। वह पल भर में रॉय को जमीन
पर पटक देता है और उसे साफ चेतावनी देता है कि अगर इस होटल के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इधर होटल में नर्स बाकी मरीजों का भी चेकअप कर रही थी। वह नाइस और बिली के घावों की जांच करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नर्स के जाते ही नाइस अपने क्लाइंट को कॉल करती है और इस मिशन के लिए ज्यादा पैसे मांगती है। वह बताती है कि अपने टारगेट के करीब पहुंचने के लिए उसे खुद को गोली तक मारनी पड़ी थी। उसकी बात सुनकर क्लाइंट भी तुरंत पेमेंट बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नर्स वापस सैम के कमरे में पहुंचती है और उसे एक बुरी खबर सुनाती है। वह बताती है कि 3D प्रिंटर से बने ऑर्गन्स हमेशा सुरक्षित नहीं होते, उनमें जहरीले तत्व होने का खतरा रहता है। इसलिए मैक्स की हालत अब बेहद नाजुक हो चुकी है। इस समय वह सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से जिंदा है। नर्स यह भी बताती है कि अगर उन्हें मैक्स को कहीं और ले जाना पड़ा तो उसे बेहोश रखने के लिए वही दवा इस्तेमाल करनी होगी जिससे हाथी के बच्चों को बेहोश किया जाता है। इसी दौरान नर्स सैम के हाथ का इलाज करने लगती है। तब सैम भावुक होकर कहता है कि मैक्स हमेशा कहता था कि वह एक दिन क्राइम की दुनिया छोड़ देगा, लेकिन सच कहूँ तो मेरा भाई शायद कभी नहीं सुधरेगा। सैम की बात सुनने के बाद नर्स चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही उसके पास एक अनजान आदमी का फोन आता है, लेकिन जैसे ही वह बदतमीजी से बात करना शुरू करता है नर्स तुरंत कॉल काट देती है, क्योंकि होटल के नियमों के मुताबिक वह इस तरह की बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुछ ही सेकंड बाद वही आदमी दोबारा फोन करता है। इस बार भी नर्स बिना कुछ सुने कॉल काट देती है, लेकिन जब तीसरी बार फोन आता है और सामने वाला अपना नाम बताता है तब नर्स बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि क्रॉसबी फ्रैंकलिन था। क्रॉसबी इस होटल के मालिक और शहर के सबसे खतरनाक क्राइम लॉर्ड ओरियन द वुल्फ किंग फ्रैंकलिन का बेटा था। दरअसल वुल्फ किंग गंभीर रूप से घायल हो चुका था, इसलिए क्रॉसबी चाहता था कि नर्स तुरंत जाकर उसका इलाज करे, लेकिन नर्स साफ मना कर देती है, क्योंकि होटल छोड़कर बाहर किसी मरीज का इलाज करना उसके अपने नियमों के खिलाफ था। मजबूरी में क्रॉसबी अपने पिता को होटल आर्टेमिस लाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर शहर के बाहर हालात लगातार बदतर होते जा रहे थे। अब सिर्फ दंगे ही नहीं बल्कि सड़कों पर ड्रोन और मिसाइलों का भी इस्तेमाल होने लगा था। ये सब देखकर एवरेस्ट नर्स से कहता है कि हमें यह इमारत खाली कर देनी चाहिए, लेकिन नर्स उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। उसका मानना था कि होटल अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसी बीच नाइस आराम करने के लिए रिक्रिएशन रूम में पहुंचती है। वहाँ उसकी मुलाकात बिली से होती है। बिली आते ही उस पर फालतू लाइन मारना शुरू कर देता है, लेकिन नाइस को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे ठंडा जवाब दे देती है। यह सुनकर बिली भड़क उठता है। दोनों की नोकझोंक तभी रुकती है जब सैम वहाँ कॉफी लेने पहुँच जाता है। सैम और नाइस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और हेलो कहते हैं। यहीं से पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उन्हें साथ देखकर बिली को गलत फहमी हो जाती है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है सैम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने आया है। ये सुनते ही सैम और नाइस दोनों हंस पड़ते हैं। सैम मुस्कुराते हुए कहता है, भाई इसे बचाने की जरूरत मुझे नहीं है। इस होटल में अगर सबसे खतरनाक कोई है तो वो यही है। इसका मूड खराब हो गया तो तेरे दांत निकालकर हाथ में पकड़ा देगी। इतना कहकर सैम मजाक मजाक में बिली की छाती पर हल्की सी थपकी देता है और उसी दौरान बड़ी सफाई से उसका वॉलेट भी चुरा लेता है। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सैम के जाते ही नाइस टेबल पर रखा एक मग उठाकर जमीन पर तोड़ देती है, फिर उसके टूटे हुए टुकड़े को इतनी तेज रफ्तार से बिली की तरफ फेंकती है कि वह उसके शरीर से महज 2 इंच की दूरी पर जाकर कुर्सी में धंस जाता है। यह देखकर बिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जाते जाते नाइस उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तेरी किस्मत अच्छी है, इस होटल में किसी को मारना मना है, वरना तू अब तक जिंदा नहीं बचता। नाइस की धमकी के बाद बिली पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब इस होटल में रुकना उसके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत अपने लिए एक हेलीकॉप्टर बुला लिया ताकि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। इसी बीच नर्स एवरेस्ट को अपने कमरे में बुलाती है। वह उसे सिक्योरिटी कैमरों की लाइव फुटेज दिखाती है। दरअसल नर्स ने वुल्फ किंग के पास जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए अब उसका बेटा क्रॉसबी होटल के कई दरवाजों को सील करवा रहा था ताकि उसके पिता के अंदर आने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति होटल में दाखिल न हो सके। लेकिन तभी अचानक पूरे होटल में अलार्म बजने लगता है। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई देता है उसे देखकर नर्स एक पल के लिए चौंक जाती है। वह थी पुलिस ऑफिसर मॉर्गन डेनियल्स। कैमरे की तरफ देखते हुए मॉर्गन नर्स को उसके असली नाम जीन थॉमस से पुकारती है। ये वही नाम था जिसके बारे में दुनिया तो दूर एवरेस्ट तक नहीं जानता था। नर्स तुरंत उसे अंदर लाना चाहती थी, लेकिन एवरेस्ट साफ मना कर देता है। वह कहता है कि किसी पुलिस ऑफिसर की मदद करना होटल के नियमों के खिलाफ है। अगर हमारे क्लाइंट्स को इस बात का पता चला तो उनका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। तभी अचानक एक बार फिर होटल की बिजली चली जाती है। जनरेटर चेक करने के लिए एवरेस्ट वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही नर्स कुछ देर चुपचाप बैठती है, फिर हिम्मत जुटाकर थोड़ी सी व्हिस्की पीती है। इसके बाद वह अपना मेडिकल बैग, अपने बेटे की तस्वीर उठाती है और होटल के एक गुप्त रास्ते से चुपचाप बाहर निकल जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सैम यह सब अपनी आंखों से देख चुका था। 20 साल बाद पहली बार होटल से बाहर निकलना नर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उसे खुली जगहों से बेहद डर लगता था। अपने डर पर काबू पाने के लिए वह हेडफोन लगाती है और एवरेस्ट द्वारा दी गई थेरेपी रिकॉर्डिंग सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद वह मॉर्गन तक पहुंच जाती है। नर्स अपने बेटे की तस्वीर
मॉर्गन को दिखाती है। तस्वीर देखते ही मॉर्गन उसे पहचान लेती है और दोनों अपने पुराने रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक दो लड़के वहाँ से भागते हुए निकलते हैं। उनका पीछा कर रहे पुलिस ऑफिसर्स की नजर नर्स पर पड़ जाती है। वे देखते हैं कि नर्स घायल मॉर्गन के पास खड़ी है। जब नर्स उन्हें बताती है कि वह यहीं रहती है तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। पुलिस उससे पूछताछ शुरू ही करने वाली थी कि तभी एवरेस्ट वहाँ पहुँच जाता है। वह बिजली की तेजी से सभी पुलिस वालों को बेहोश कर देता है। इसके बाद वह मॉर्गन को उठाकर नर्स के साथ होटल के अंदर ले आता है। उधर दूसरी तरफ क्रॉसबी के आदमियों को वही बेहोश पुलिस वाले मिल जाते हैं और बिना कुछ सोचे वे सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। इधर होटल के अंदर सैम बिली का चुराया हुआ वॉलेट खोलकर देख रहा था। तलाशी लेते लेते उसे एक पोकर कार्ड के नीचे छिपी हुई माइक्रोचिप मिल जाती है। तभी नाइस वहाँ पहुँचती है। वह अपने साथ नर्स की व्हिस्की भी ले आई थी ताकि दोनों साथ बैठकर एक ड्रिंक ले सकें। बातों बातों में सैम महसूस करता है कि पिछली मुलाकात के बाद नाइस पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी कलाई पर होटल की कई मेंबरशिप के निशान थे। वहीं उसकी एक आंख में लगा एडवांस इम्प्लांट भी साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल उसने यह इम्प्लांट इसलिए लगवाया था ताकि उसके क्लाइंट्स लाइव देख सकें कि वह अपने टारगेट्स को किस तरह खत्म करती है और उसके निशाने पर हमेशा दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर लोग होते थे। इसी दौरान सैम उसे वही कीमती पेन दिखाता है जो मैक्स ने चोरी किया था। पेन देखते ही नाइस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत पेन को बीच से घुमाकर खोलती है। अंदर जो चीज थी उसे देखकर सैम भी हैरान रह जाता है। उस पेन के अंदर 6 बेहद कीमती डायमंड छिपे हुए थे और हर एक हीरे की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए थी। नाइस तुरंत समझ जाती है कि यह पेन किसी और की नहीं बल्कि वुल्फ किंग की है और पूरे अंडरवर्ल्ड में उसकी एक ही पहचान थी। जो भी उसकी कोई चीज चुराता था वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। इसलिए नाइस तुरंत सैम से कहती है कि अगर अपनी जान बचानी है तो अपने भाई को छोड़कर अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। लेकिन सैम साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक मेरा भाई अपने पैरों पर चलने लायक नहीं हो जाता मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सैम की यह बात सुनकर नाइस निराश हो जाती है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। फिर जाने से पहले नाइस अचानक सैम को किस करती है और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शायद उसे यह बात कभी पसंद नहीं आई कि सैम अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई के लिए जीता था। उधर दूसरी तरफ एवरेस्ट मॉर्गन को लेकर नर्स के कमरे की ओर जा रहा था। रास्ते भर वह नर्स को डांटता रहता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर के लिए होटल के सारे नियम दांव पर लगा दिए। इस पर नर्स शांत आवाज में उसे याद दिलाती है कि मैं पहले भी एक बार नियम तोड़ चुकी हूँ जब मैंने तुम्हें एक छोटे से बच्चे के रूप में अपने साथ रखा था और तुम्हें अपना लिया था। वे दोनों मॉर्गन को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। इसके बाद नर्स उसका इलाज शुरू करती है। लेकिन ऑपरेशन करते समय बार बार उसे अपने बेटे की दर्दनाक यादें परेशान करने लगती हैं। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार ऑपरेशन सफल हो जाता है। होश में आने के बाद मॉर्गन नर्स से पूछती है तुमने मेरी मदद क्यों की जबकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इस पर नर्स मुस्कुराकर जवाब देती है मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम मेरे लिए परिवार जैसी हो। इसका तुम्हारे पुलिस में होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी मॉर्गन अनजाने में उसके बेटे का जिक्र छेड़ देती है। मॉर्गन की बात सुनने के बाद नर्स की पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाती और यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसे एक और मरीज का इलाज करना है। हमेशा की तरह वह अपने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए काम करने लगती है। लेकिन इस बार जैसे ही उसका काम खत्म होता है वह वहीं बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे वह दर्दनाक दिन याद आ जाता है जब उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। अब तक वह यही मानती आई थी कि उसके बेटे की मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी। वहीं दूसरी ओर किसी भी खतरे से बचने के लिए सैम पहले से ही निकलने का इंतजाम कर लेता है और एक कार मंगवा लेता है। इसके बाद वह अपने भाई मैक्स के कमरे में जाता है। अब मैक्स को धीरे धीरे होश आने लगा था। सैम उसे वह कीमती पेन दिखाता है जिस पर वुल्फ किंग का लोगो बना हुआ था। फिर वह अपने भाई से कहता है भाई आज मैं एक बार फिर तुझे बचा रहा हूँ लेकिन यह आखिरी बार है। इसके बाद हम दोनों साथ मिलकर कोई काम नहीं करेंगे। मैक्स भी उसकी बात मान लेता है लेकिन उसकी नजर बार बार उस नारकोटिक इंजेक्शन पर जा रही थी जिसे नर्स जल्दबाजी में मेज पर ही छोड़ गई थी। इधर सैम उस गुप्त रास्ते की जांच करने निकल पड़ता है जिससे नर्स कुछ देर पहले होटल से बाहर गई थी। वहीं दूसरी तरफ नाइस होटल की छत पर पहुंच चुकी थी। वह एक खास डिवाइस की मदद से क्रॉसबी और उसके आदमियों के बीच हो रही बातचीत को चोरी छिपे सुन रही थी। तभी वहाँ बिली भी पहुंच जाता है। वह अपने हेलीकॉप्टर का इंतजार करते करते नाइस को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नाइस का अगला टारगेट खुद वुल्फ किंग है वह बिना देर किए उसे बेहोश कर देता है क्योंकि उसी वक्त वुल्फ किंग होटल पहुंचने वाला था। उधर नर्स खुद गेट तक उसे रिसीव करने आती है लेकिन वह तुरंत गेट नहीं खोलती क्योंकि बाहर मौजूद वुल्फ किंग के लगभग सभी आदमी हथियारों से लैस थे और होटल के नियमों के मुताबिक कोई भी हथियार अंदर नहीं लाया जा सकता था। क्रॉसबी इस फैसले का विरोध करता है लेकिन वुल्फ किंग उसे रोक देता है। वह कहता है कि इस होटल के नियम सबके लिए बराबर हैं। इसके बाद वह अकेला ही बिना हथियार के होटल के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर जाने से पहले वह अपनी अंगूठी उतारकर अपने बेटे क्रॉसबी को दे देता है। शायद उसे भी महसूस हो गया था कि इस बार शायद वह जिंदा वापस न लौटे। जैसे ही वुल्फ किंग के सभी आदमी गेट के बाहर बंद रह जाते हैं एवरेस्ट इस मौके का फायदा उठाता है। वह चुपचाप मॉर्गन को होटल से बाहर निकालने लगता है। रास्ते में उनका सामना सैम से हो जाता है। मॉर्गन के जूते देखते ही सैम समझ जाता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहता है अच्छा अब इस होटल में पुलिस वालों का भी इलाज होने लगा है। इतना कहकर वह बिना कोई हंगामा किए उन्हें वहाँ
वहाँ से जाने देता है। उधर नाइस को होश आ चुका था। वह अपनी नकली सिगरेट की डिब्बी निकालती है, लेकिन वह कोई साधारण डिब्बी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा बम था। वह चुपके से उसे होटल के जनरेटर पर लगा देती है। इसी दौरान होटल के अंदर नर्स वुल्फ किंग का इलाज कर रही थी। दवाइयों के असर की वजह से वुल्फ किंग का दिमाग पूरी तरह सुन्न होने लगा था और नशे की हालत में उसकी जुबान फिसल जाती है। बातों बातों में वह एक पुराने झूठ का जिक्र करता है और साथ ही नर्स के बेटे का नाम भी ले लेता है। यहीं नर्स को पहली बार शक होता है, क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम कभी भी वुल्फ किंग को नहीं बताया था। फिर उसे यह नाम कैसे पता था? सच जानने के लिए नर्स तुरंत वॉकी टॉकी पर एवरेस्ट से संपर्क करती है। इस दौरान उसकी मॉर्गन से भी बात होती है। मॉर्गन उसे समझाती है कि तुम्हें अपने बेटे की मौत के लिए खुद को दोष देना बंद कर देना चाहिए। ये बात सुनकर नर्स कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन उसके मन में उठे सवाल अब भी खत्म नहीं हुए थे। वह वापस वुल्फ किंग के पास लौटती है। अब तक दवाइयों का असर और बढ़ चुका था। वुल्फ किंग ठीक से होश में भी नहीं था और आखिरकार वह सच उगल देता है जिसने नर्स की पूरी दुनिया हिला दी। वह कबूल करता है कि नर्स के बेटे की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से नहीं हुई थी। उसने बताया कि तुम्हारे बेटे ने मेरी कार चुरा ली थी, इसलिए मेरे आदमियों ने उसे मार डाला और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। इतना ही नहीं, वुल्फ किंग यह भी बता देता है कि पुलिस की पूरी रिपोर्ट नकली थी। उसने पैसे देकर पुलिस वालों से झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई थी ताकि उसकी सच्चाई कभी सामने न आ सके। इसी घटना के बाद उसकी मुलाकात नर्स से हुई थी। वह जानता था कि अपने बेटे को खोने के बाद नर्स पूरी तरह टूट चुकी है, इसलिए उसने उसे होटल आर्टेमिस में नौकरी देकर अपने करीब रखा ताकि सच्चाई हमेशा के लिए दबी रहे। उधर शहर में हालात इतने खराब हो चुके थे कि आखिरकार पूरे लॉस एंजलिस में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया जाता है। और इसी बीच सैम एक बार फिर अपने भाई मैक्स का हाल जानने उसके कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही सैम वहाँ का नजारा देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैक्स ने चुपके से नर्स द्वारा छोड़ा गया नारकोटिक इंजेक्शन खुद को लगा लिया था। यहीं से साफ हो जाता है कि वह अब भी अपनी नशे की लत से बाहर नहीं निकल पाया था। सैम गुस्से और दर्द में उससे कहता है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वह बिली से चुराई गई माइक्रोचिप को 3D प्रिंटर में डाल देता है ताकि अपने बचाव के लिए एक हथियार तैयार किया जा सके। लेकिन मैक्स कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसे यकीन था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, इसलिए वह सैम से कहता है कि तू कम से कम खुद को बचा ले, मेरे लिए अपनी जान मत जोखिम में डाल। उधर दूसरी तरफ मॉर्गन सुरक्षित होटल से बाहर निकल जाती है। इसी दौरान नर्स आखिरकार अपने बेटे की मौत का बदला लेने का फैसला करती है। वह एक स्कैल्पल उठाती है और वुल्फ किंग के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी नाइस द्वारा लगाया गया बम फट जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे होटल की बिजली एक बार फिर गुल हो जाती है। उधर बिली अपना हेलीकॉप्टर लेने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन बिजली जाते ही हेलीकॉप्टर बिना उसे लिए वहाँ से उड़ जाता है। यह देखकर बिली गुस्से से पागल हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब नाइस की वजह से हुआ है, इसलिए वह अपने बैग से एक 3D प्रिंटर से बनी पिस्टल निकालता है और उसे मारने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नर्स बदला लेने का इरादा छोड़कर सीधे मैक्स के कमरे में पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर नाइस वुल्फ किंग के कमरे में पहुंच जाती है। वुल्फ किंग उसे अपनी जान के बदले और ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन इस बार नाइस अपना फैसला नहीं बदलती। वह बिना एक पल गंवाए वुल्फ किंग को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देती है। इतना ही नहीं, अपनी आंख में लगे इम्प्लांट की मदद से वह पूरे मर्डर को रिकॉर्ड भी कर लेती है। इधर नर्स मैक्स को बचाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद उसके टैबलेट पर अलर्ट आता है कि वुल्फ किंग मर चुका है। साथ ही ट्रैकर यह भी दिखाता है कि उस समय उसके कमरे में नाइस मौजूद थी। उधर सैम भी यह सब देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि होटल में हुआ धमाका भी शायद नाइस ने ही करवाया था। अपने भाई की मौत के लिए भी वह उसी को जिम्मेदार मान लेता है। गुस्से में वह अपनी नई बनी पिस्टल उठाता है और नाइस को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद वह उसे उसके कमरे में ढूंढ निकालता है। सैम गुस्से में उस पर बरस पड़ता है, लेकिन नाइस उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कसम खाकर कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैक्स लाइफ सपोर्ट पर था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी बम नहीं लगाती। नाइस की बात सुनकर सैम को एहसास होने लगता है कि शायद वह सच बोल रही है। धीरे धीरे वह अपनी बंदूक नीचे करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक बिली वहाँ पहुँच जाता है। बिना कोई चेतावनी दिए वह दोनों पर गोलियां चला देता है। सैम और नाइस गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उन्हें तड़पता देखकर बिली अपनी जीत पर इतराने लगता है। वह हंसते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे धमकियां दे रहे थे ना तुम दोनों, अब देखो मेरे पैरों में पड़े हो। लेकिन उसका यही घमंड उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, सैम अचानक पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है। वह बिली को पकड़कर सीधे 3D प्रिंटर के अंदर उसका सिर घुसा देता है। इसके बाद मशीन चालू कर देता है। कुछ ही सेकंड में बिली दर्दनाक तरीके से वहीं मारा जाता है। उधर क्रॉसबी को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसके पिता ने जो अंगूठी उसे दी थी वह कोई साधारण अंगूठी नहीं बल्कि एक छोटा सा बम थी। वह उसका इस्तेमाल करके होटल का मुख्य गेट उड़ा देता है ताकि वह और उसके आदमी अंदर घुस सके। इधर नर्स आखिरकार घायल सैम और नाइस तक पहुंच जाती है। नाइस अपने कुछ जरूरी स्कैल्पल समेटती है और फिर तीनों उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एवरेस्ट से होती है। एवरेस्ट समझ चुका था कि अगर किसी ने पीछे रुककर दुश्मनों को नहीं रोका तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वह खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। नर्स उसकी हथेली में होटल की चाबियों का गुच्छा रखती है और उसे गले लगा लेती है।
इसके बाद वह घायल सैम का सहारा देकर उसे लिफ्ट तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं, नाइस बाहर ही रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देती है। दरअसल क्रॉसबी के आदमी दीवार तोड़कर कुछ ही सेकंड में वहां पहुंचने वाले थे। नाइस अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने उन्हें यहीं नहीं रोका तो वे सबसे पहले सैम को मार डालेंगे, लेकिन नाइस ने फैसला किया था कि वह किसी भी कीमत पर सैम को बचाएगी, इसीलिए वह खुद पीछे रुक जाती है ताकि क्रॉसबी के आदमियों का सामना कर सके। वहीं दूसरी तरफ एवरेस्ट एक कुल्हाड़ी निकालता है और अकेले ही नीचे मौजूद सभी गुंडों से भिड़ जाता है। इधर नाइस भी अपने चुराए हुए स्कैल्पल्स निकाल लेती है और गुंडों पर टूट पड़ती है। शुरुआत में दोनों मिलकर दुश्मनों का जबरदस्त मुकाबला करते हैं। एक एक करके कई गुंडे उनके हाथों मारे जाते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों चारों तरफ से घिर जाते हैं। फिर भी उन्होंने इतना वक्त जरूर निकाल दिया कि नर्स सैम के घावों का इलाज कर सके और उसे सुरक्षित उस पुराने दरवाजे तक ले जाए जिसे कई सालों से किसी ने खोला तक नहीं था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, उनके सामने क्रॉसबी आ खड़ा होता है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वह पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हालात बिगड़ते देख सैम आखिरी दांव खेलता है। वह क्रॉसबी को वही कीमती पेन दिखाते हुए कहता है, हम दोनों के बीच अभी भी एक सौदा हो सकता है। इस पेन के अंदर 6 हीरे छिपे हैं और हर एक हीरे की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। अगर यह पेन तुम्हारे पास रहा तो अगला वुल्फ किंग तुम ही बनोगे। सैम की बात सुनकर क्रॉसबी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वह इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वह सैम को तो जिंदा जाने देगा, लेकिन नर्स को नहीं। सैम ऊपर से उसकी बात मानने का नाटक करता है। फिर जैसे ही वह पेन देने के बहाने उसके करीब पहुंचता है, अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन सैम पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए कुछ ही देर में क्रॉसबी उस पर भारी पड़ने लगता है। वह सैम को जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तभी नर्स को मौका मिल जाता है। वह चुपके से पीछे आती है और हाथियों को बेहोश करने वाली वही ताकतवर नारकोटिक दवा क्रॉसबी के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। कुछ ही पलों में उसका शरीर जवाब दे देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सैम जमीन पर पड़ा वही कीमती पेन उठा लेता है। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। नर्स अपने फोबिया की वजह से अब भी होटल के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब सैम उसका हौसला बढ़ाता है। वह धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले जाता है। आखिरकार कई सालों बाद नर्स पहली बार होटल की 4 दीवारी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बाहर अभी भी पूरे शहर में दंगे जारी थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ देर बाद दोनों उस कार तक पहुंच जाते हैं जिसे सैम पहले ही बुला चुका था। सैम चाहता था कि नर्स भी उसके साथ वहां से निकल जाए, लेकिन नर्स इस ऑफर को ठुकरा देती है। वह कहती है कि पूरी जिंदगी मैंने घायल लोगों का इलाज किया है और यही काम मुझे सुकून देता है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अब पहली बार सैम की जिंदगी में आगे का कोई प्लान नहीं बचा था। तब नर्स उसे लास वेगास के एक ऐसे गुप्त होटल के बारे में बताती है जहां शायद उसे नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता था। ये सुनने के बाद सैम चुपचाप अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। उधर नर्स वापस उसी सड़क की तरफ लौटती है जहां होटल आर्टेमिस मौजूद था। तभी उसकी नजर होटल के साइन बोर्ड पर पड़ती है। वह एक बार फिर जगमगाने लगता है, यानी किसी ने जनरेटर दोबारा चालू कर दिया था। नर्स मुस्कुराती है, अपने हेडफोन लगाती है, म्यूजिक चालू करती है और बिना डरे उन दंगों के बीच घायल लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें होटल के अंदर एक महिला की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद नाइस उन सभी गुंडों से लड़कर जिंदा बच गई थी। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।